अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और आज मैं इस सीरीज की 7वीं सबक टोबर टेक्सिंग जिसके लिखने वाले सादत हसन मंटू हैं उसके पार्ट 1 के साथ हाजिर हूँ। क्योंकि इसकी 2 वीडियो पोस्ट की जाएगी, आज की इस वीडियो में इस सबक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और अगली वीडियो में इस सबक के मुसन्निफ और जितने भी सवालात हैं उसको हल करूँगा। इससे पहले खाका, मजमून, इंशाइया, दास्तान की वीडियो पोस्ट की जा चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। और ये जो सबक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक अफसाना है और आपके नसाब में कुल 4 अफसाने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन तलबा और तलबात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो इस सबक को टाइपिंग करने में मेरी मदद की, क्योंकि आप जानते भी होंगे कि ये सबक बहुत ही ज़्यादा लंबा है जिनको लिखना उतना आसान भी नहीं है। और आप देखते भी होंगे कि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करता हूं तो खुद के हाथ का टाइपिंग रहता है। बहरहाल अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको फिर से यही कहूँगा कि आप अपनी किताबें सामने रखें और अगर किताबें नहीं हैं तो किताबें खरीद लें, क्योंकि जब आप किताब सामने रखेंगे तो आपकी पढ़ाई बेहतर हो सकेगी। तो चलिए अब हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अफसाना किसे कहते हैं। तो आप जान लें कि अफसाना अदब की एक नसरी सिन्फ है और लुगत के एतबार से अफसाना झूठी कहानी को कहते हैं, लेकिन अदबी इस्तिलाह में यह लोक कहानी की ही एक किस्म है। और आप जान लें कि अफसाना दरअसल एक ऐसा किस्सा है जिसमें किसी एक वाक़या या जिंदगी के किसी अहम पहलू को इख्तिसारन और दिलचस्पी से तहरीर किया जाता है। यानी किस्सा गोई की वह शक्ल जिसे इख्तिसार के साथ पेश किया जा सके उसे हम अफसाना कहते हैं। यानी कहानी तो आप लोग सुनते ही होंगे, तो अफसाना भी एक कहानी है, लेकिन यह एक ऐसा कहानी है जिसे मुख्तसर तौर पर बयान किया जाता है। यानी बहुत कम वक्तों में इसको बयान किया जाता है, इसमें लंबाई नहीं होती है। जैसे दास्तान में अगर हम सुनने लगे तो महीनों लग जाता है लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में दास्तान के बारे में बताया, तो आप जानते ही होंगे अच्छे से कि कितना लंबा होता है दास्तान। लेकिन उस तरह अफसाना नहीं है, बल्कि उसे मुख्तसर तौर पर बयान किया जाता है। यानी एक बैठक में हम इसे खत्म कर देंगे, जैसा कि मैं अभी इस अफसाने को एक बैठक में खत्म करने वाला हूँ। और सबसे अहम बात कि अफसाना में कोई एक ही मौजू को बयान किया जाता है और उसी पर फोकस किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप अफसाना के बारे में समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम टोबर टेक्सिंग जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का एक दर्द है जिसको पागलों के जरिए बयान किया गया है। जब 1947 ईस्वी में बंटवारा हुआ था ना, उसके 2-3 साल के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुकूमतों को यह ख्याल आया कि अब तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो ही चुका है और हिंदुस्तानी हिंदुस्तान चले गए हैं और पाकिस्तानी पाकिस्तान चले गए हैं, तो इसी तरह पागलों का भी तबादला होनी चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल है उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए और जो हिंदू सिख पागल है उसे हिंदुस्तान भेज दिया जाए। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सियासतदान का ख्याल था। अब आगे देखिए कि दोनों मुल्कों की आपस में मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद फैसला हो गया कि हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान का पागल मौजूद है उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए और पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान का पागल मौजूद है उन्हें हिंदुस्तान भेज दिया जाए। फिर एक दिन मुकर्रर किया गया, उसके लिए अच्छी तरह से छानबीन भी की गई। उसके बाद वह मुसलमान पागल जिनके रिश्तेदार हिंदुस्तान में ही थे उन्हें वहीं रहने दिया गया और उसी तरह वह हिंदू सिख पागल जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में थे तो उन्हें भी पाकिस्तान में ही रहने दिया गया और बाकी को हिफाजत के साथ हिंदुस्तान सरहद पर पहुंचा दिया गया। यानी हिंदुस्तान के जो पागल थे वह हिंदुस्तान चले आए। अब इधर पाकिस्तान के शहर लाहौर के पागल खाना में जब तबादले की खबर पागलों को हुई तो सभी पागलों के दरमियान एक दिलचस्प चहमगोइया यानी दिलचस्प कयास आराइया होने लगी। मैं फिर से बता दूं कि अगर मैं पूरा पढ़ूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ मतलब वाजे करते हुए आगे बढ़ रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सके। तो देखिए कि जब लाहौर के पागल खाना में तबादले की खबर पागलों को हुई तो सभी पागलों के दरमियान एक दिलचस्प चहमगोइया यानी दिलचस्प कयास आराइया होने लगी। अब आगे पागलों का रवैया कैसा रहता है वह देखिए कि लाहौर पागल खाना में एक मुसलमान पागल जो 12 साल से हर रोज़ एक अखबार पढ़ता था, जिस अखबार का नाम ज़मींदार था, उस पागल से उसके दोस्त ने पूछा कि मौलवी साहब या पाकिस्तान क्या होता है। तो वह पागल जो 12 साल से ज़मींदार अखबार पढ़ता था वह बड़े गौर व फिक्र के बाद जवाब देता है। वह क्या जवाब देता है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बातें हो रही है ना,
یہ پاگلوں کے بیچ ہو رہی ہے، اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ زیادہ دماغ بھی نہ لگائیں، کیونکہ یہ پاگل آپس میں باتیں کر رہے ہیں، بس آپ سنتے رہیں کہ آخر بات کیا ہو رہی ہے ان پاگلوں کے بیچ۔ تو وہ بڑے غور و فکر کے بعد جواب دیتا ہے کہ ہندوستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں استرے بنتے ہیں، یعنی جس سے داڑھی وغیرہ بنائی جاتی ہے نا، اسی کو ہم استرو کہتے ہیں۔ تو یہ جو اس کا دوست تھا وہ جواب سن کر مطمئن ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور سکھ پاگل تھا، وہ دوسرے سکھ پاگل سے پوچھا، سردار جی ہمیں ہندوستان کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ ہمیں تو وہاں کی بولی نہیں آتی۔ تو وہ جو دوسرا سکھ پاگل تھا وہ مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے تو ہندوستانیوں کی بولی آتی ہے، ہندوستانی بڑے شیطانی آ کر پھرتے ہیں۔ میں پھر سے بتا دوں کہ یہ پاگلوں کے بیچ بات ہو رہی ہے، اس لیے آپ لوگ زیادہ دماغ نہ لگائیں۔ اس کے بعد ایک اور پاگل کو دیکھیے کہ ایک دن نہاتے نہاتے ایک مسلمان پاگل تھا، وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ اتنا زور سے لگایا کہ وہ فرش پر پھسل کر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اس پاگل خانے میں بعض پاگل ایسے بھی تھے جو حقیقتاً پاگل نہیں تھے، بلکہ وہ بنیادی طور پر قاتل تھے۔ تو جب وہ قاتل تھے تو انہیں پھانسی ہوتی، جس وجہ سے اس کے رشتہ داروں نے وہاں کے افسروں کو رشوت دے کر اور اس کی پیروی کر کے پاگل خانہ بھیجوا دیا تھا، تاکہ وہ اسی میں قید رہے اور پھانسی کے پھندے سے بچ سکے۔ تو وہ لوگ اصل میں پاگل نہیں تھے، اس لیے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کیوں تقسیم ہوا اور پاکستان کیا ہے، لیکن صحیح معلومات انہیں بھی نہ تھی۔ اخباروں سے بھی کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، ان کے پہرہ دار سپاہی جو تھے وہ بھی ان پڑھ اور جاہل تھے، جس کی وجہ سے ان کی گفتگو سے بھی کوئی واقعات کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو وہ لوگ جو پاگل نہیں تھے ان کو صرف اتنا معلوم تھا کہ ایک آدمی محمد علی جناح ہے جس کو قائد اعظم کہتے ہیں، اس نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک بنایا ہے جس کا نام پاکستان رکھا ہے، اور یہ کہاں ہے اور اس کا محل کہاں ہے اس بارے میں بھی انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پاگل خانے میں وہ سب پاگل جن کا دماغ پوری طرح خراب نہیں ہوا تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں، اور اگر ہندوستان میں ہے تو پھر پاکستان کہاں ہے، اور اگر پاکستان میں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہیں رہتے ہوئے بھی ہندوستان میں تھے۔ اب آگے دیکھیے کہ ان میں ایک پاگل ایسا بھی تھا جو پاکستان اور ہندوستان پاکستان کے چکر میں کچھ ایسا گرفتار ہوا کہ وہ اور بھی زیادہ پاگل ہو گیا۔ وہ ہر روز جھاڑو دیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ پاگل جھاڑو دیتے دیتے درخت پر چڑھ گیا اور اس درخت کے شاخ یعنی ٹہنی پر بیٹھ کر مسلسل 2 گھنٹے ہندوستان اور پاکستان کے جو نازک مسئلے تھے نا اس پر تقریر کرتا رہا۔ سپاہیوں نے اسے نیچے اترنے کو کہا تو اور اوپر چڑھ گیا۔ جب اسے ڈرایا دھمکایا تو اس نے کہا، میں نہ تو ہندوستان میں رہنا چاہتا ہوں اور نہ تو پاکستان میں تو بس اس درخت پر ہی رہوں گا۔ میں پھر سے بتا دوں کہ میں صرف مطلب واضح کرتے ہوئے آگے نکل رہا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ تو وہ جو پاگل جو کہہ رہا تھا کہ نہ تو میں ہندوستان میں رہنا چاہتا ہوں اور نہ تو پاکستان میں تو بس اس درخت پر ہی رہوں گا، وہ بڑی مشکلوں کے بعد جب اس کا دورہ سرد پڑا تو وہ خود بخود نیچے اتر گیا اور اپنے ہندو سکھ دوستوں سے گلے مل مل کر خوب رونے لگا، کیونکہ اس کا دل اس خیال سے بھر آیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر ہندوستان چلے جائیں گے۔ اب آگے ایک اور پاگل کو دیکھیں کہ وہ ایک MAC پاس ریڈیو انجینئر پاگل تھا جو مسلمان تھا اور دوسرے پاگلوں سے بالکل الگ تھلگ باغ میں ایک خاص جگہ تھا، وہاں خاموشی کے ساتھ ٹہلتا رہتا تھا۔ اس کے اندر کچھ تبدیلیاں یہ ہوئی تھی کہ وہ اپنے جسم کا تمام کپڑے اتار کر دفعہ کے حوالے کر دیتا تھا اور ننگے سارے باغ میں چلنا شروع کر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور پاگل چینیوٹ کا ایک موٹا مسلمان پاگل تھا جو مسلم لیگ کا سرگرم رکن رہ چکا تھا۔ وہ دن میں 15-16 مرتبہ نہایا کرتا تھا، لیکن اچانک اس کی یہ عادت بدل گئی، یعنی وہ جو 15-16 مرتبہ دن میں نہاتا تھا نا وہ چھوڑ دیا، اور جس کا نام محمد علی تھا۔ چنانچہ اس نے ایک دن اپنے جنگلے یعنی کھڑکی سے اعلان کر دیا کہ میں ہی قائد اعظم محمد علی جناح ہوں، کیونکہ اس کا نام محمد علی تھا اس لیے اس نے اپنے آپ کو محمد علی جناح کہنا شروع کر دیا۔ اس کا دیکھا دیکھی ایک سکھ پاگل ماسٹر تارا سنگھ بن گیا۔ اب وہاں کچھ ایسا ماحول بن گیا کہ لگ رہا تھا کہ اب خون خرابہ ہو جائے گا، مگر دونوں پاگلوں کو خطرناک پاگل قرار دے کر علیحدہ یعنی الگ الگ بند کر دیا گیا۔
अब आगे एक और पागल के बारे में देखिए कि एक नौजवान पागल लाहौर का था जो हिंदू वकील था और ये मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी, जिस वजह से वकील के ओहदे को ठुकरा दिया था। मगर दीवानगी की हालत में भी वह उसको नहीं भूला था। चुनांचे वह उन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गाली दिया करता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, क्योंकि उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वह खुद पाकिस्तानी। तो जब अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया तो वो तो बौखला गया, और बौखलाने के बाद वो हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गाली देने लगा। लेकिन अब आगे देखिए कि क्या हुआ कि उस पागल यानी उस वकील को जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की बात शुरू हुई थी तो कई पागलों ने उसे समझाया था कि तुम्हें हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा जहां तुम्हारी महबूबा रहती है, तो हिम्मत रख। मगर वह लाहौर छोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसका ख्याल था कि उसकी प्रैक्टिस अमृतसर में नहीं चलेगी। अब देख रहे हैं कि यह पागल है, लेकिन सोच भी रहा है कि इसका प्रैक्टिस अमृतसर में नहीं चलेगी। बहरहाल आगे देखें कि अब एक और पागल को देखिए कि यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। इंग्लो इंडियन का मतलब आप जान लें कि ऐसा इंसान जो इंग्लिश और हिंदुस्तानी दोनों मिलाकर हो। तो देखिए कि यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा यानी बहुत अफसोस हुआ, और छुप छुप कर घंटों तक आपस में इसी मसले पर गुफ्तगू करते रहता था। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब अंग्रेज़ों की हुकूमत हिंदुस्तान पर थी ना, तो पागल जो हुआ करता था उनको बहुत सारी सहूलतें दी जाती थी। तो ये तो अंग्रेज़ था, और जब इनको पता चला कि अंग्रेज़ तो यहाँ से चले गए तो पहले जो सहूलतें इनको दी जाती थी, जैसे ब्रेकफास्ट इन्हें मिला करता था, वो अब मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसी तरह इन्हें डबल रोटी के बजाय बिल्डी इंडियन चपाती सो जहर मार नहीं करना पड़ेगा, या यूरोपियन वार्ड रहेगा या नहीं रहेगा। यही सब सोचकर ये बहुत बेचारा मतलब अफसोस करता था। अब आगे हम मेन टॉपिक की तरफ आ गए। अब आपके सबक का जो उन्वान है ना, टोबा टेक सिंह, वो अब आगे आ गया। और अब आप देखिए कि एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी ज़बान से अजीबो गरीब अल्फाज सुनने में आते थे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर द गिरगर द एंड द बेधियान द मंग द दाल ऑफ द लालटेन। यह अल्फाज क्या है, यह आप सिर्फ चुपचाप सुने, और अगर आपको बात समझ आ रही है तो ठीक, वरना इन पागलों की बात मुझे तो नहीं समझ आ रही कि आखिर इन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये पागलों के बीच गुफ्तगू हो रही है। बहरहाल वो पागल जो था ना, वो न तो दिन को सोता था और न रात को। और वहाँ जो पहरादार थे उनका यह कहना था कि 15 वर्ष के तवील अरसे में वह एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया, यहाँ तक कि लेटा भी नहीं था। लेकिन कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पानों यानी पाँव सूज गए थे, पिंडलियाँ भी फूल गई थी, मगर उसकी जिस्मानी तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं करता था। लेकिन जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतालिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती थी तो वह गौर से सुनता था, और कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो वह बड़ी संजीदगी से जवाब देता। और वह क्या जवाब देता है वह देखें। ऊपर दे गिरगिर दे एंग्स दे बेधियाना दे मंग दे दाल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट कहने लगा। यानी पहले जो कहता था ना कि ऊपर दे गिरगिर दे एंग्स दे बेधियाना दे मंगल दे दाल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, तो बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट जो कहता था ना, उसकी जगह ऑफ द टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट कहने लगा। और मैं आपको बता दूं कि टोबा टेक सिंह एक गांव का नाम है। आप गौर से सुने, टोबा टेक सिंह एक गांव का नाम है जहां का ये पागल रहने वाला था। और इस पागल का नाम असल में बिशन सिंह था, लेकिन इसे अपने गांव से इतनी मोहब्बत थी कि लोग इसे टोबा टेक सिंह कहकर पुकारने लगे थे। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि टोबा टेक सिंह एक गांव का नाम है जहां का ये पागल रहने वाला है। और इस पागल का जो नाम है ना वो बिशन सिंह है, लेकिन इसे अपने गांव से इतनी मोहब्बत थी कि लोग इसे टोबा टेक सिंह कहकर पुकारने लगे थे। बहरहाल आगे देखिए कि वह जो बिशन सिंह पागल था वह दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, यानी टोबा टेक सिंह गांव कहाँ है।
तो किसी को मालूम ही नहीं था कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। और जो बताने की भी कोशिश करता था कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, वह खुद बुरी तरह से उलझ जाता था, यानी वह खुद कंफ्यूज हो जाता था, क्योंकि वह सोचने लगता था कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था, पर अब सुना है कि यह पाकिस्तान में है, और क्या पता कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए, या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। हालांकि वह यह भी सोच सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से ही गायब हो जाए, लेकिन वह सब पागल था, पागल की तरह ही सोच रहा था। बहरहाल आगे देखिए कि उस पागल का सर का बाल और दाढ़ी बहुत कम रह गया था, क्योंकि वह बहुत कम नहाता था, जिस वजह से उसका दाढ़ी और सर का बाल आपस में मिल गया था, जिस वजह से उसका चेहरा जो था ना वो बड़ी भयानक हो गया था। मगर ये इंसान जो था ना ये बेज़रर, यानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, क्योंकि 15 सालों में उन्होंने किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया। और इस पागल यानी बिशन सिंह के मुतालिक उस पागल खाने के पुराने मुलाजिम जो थे ना, वह इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई ज़मीनें थी और ये अच्छा खासा ज़मींदार था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो पागल है ना, जिसका नाम बिशन सिंह है, इसका अचानक से दिमाग उलट गया, यानी ख़राब हो गया, जिस वजह से उसके रिश्तेदारों ने लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांधकर इसे लाहौर के पागल खाने में दाखिल करा गए। उसके बाद उसके रिश्तेदार महीने में एक मरतबा उससे मिलने आया करते थे और खबर खैरियत दरियाफ्त करने के बाद चले जाते थे। इस तरह यह सिलसिला एक मुद्दत तक चलता रहा, पर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तनाव शुरू हो गया तो इनका आना भी बंद हो गया। फिर आगे देखिए कि ये जो पागल बिशन सिंह था, इनको ये भी मालूम नहीं होता था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, कितने साल गुजर चुके हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब इनके अजीज़ो अकारीब यानी इनके रिश्तेदार जब उनसे मिलने के लिए आया करते थे तो इसे अपने आप पता चल जाता था कि आज मेरे यहाँ से यानी टोबा टेक सिंह गाँव से मेरे रिश्तेदार मुझसे मिलने आ रहे हैं। चुनांचे वह दफादार से कहता कि आज उसकी मुलाकात आ रही है। फिर वह उस दिन अच्छी तरह से नहाता था, बदन पर खूब साबुन घिसता था और सर में तेल लगाकर कंघा करता था। अपने कपड़े जो कभी नहीं इस्तेमाल करता था वह उस कपड़े को पहनता था और खूब अच्छी तरह से सज बनकर दूल्हे राजा की तरह अपने रिश्तेदार के पास मिलने जाता था। और जब उसके रिश्तेदार उससे कुछ पूछते तो खामोश रहता, और जब बोलता तो कह देता कि ऊपर दी, गड़बड़ दी, एंग्स दी, बेध्याना दी, मंग दी, दाल ऑफ दी लालटेन कह देता। उस पागल यानी बिशन सिंह की एक बेटी भी थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती थी। 15 सालों में वह जवान हो गई थी और अब बिशन सिंह अपनी बेटी को पहचानता भी नहीं था। वह बच्ची थी तब भी अपने बाप को देखकर रोती थी और अब जवान हो गई तब भी अपने बाप को देखकर रो रही थी। बहरहाल जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो बिशन सिंह दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला तो उसके अंदर एक अजब तरह की बेचैनी होने लगी और वह हर किसी से बस एक ही सवाल पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। पर अब तो मुलाकात करने भी उनके रिश्तेदार नहीं आते थे। पहले तो उसे अपने आप मालूम हो जाता था कि आज मेरे रिश्तेदार मुझसे मिलने आ रहे हैं, पर अब तो ऐसा मालूम हो गया था कि जैसे उसके दिल की आवाज़ भी बंद हो गई थी जो उसके रिश्तेदार के आने की खबर दे। मैं आपको बता दूं कि उसकी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि उनके रिश्तेदार आए जो उनसे हमदर्दी का इजहार करते थे और जो उसके लिए फल मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। तो उनको अपने रिश्तेदारों पर यकीन था कि वह लोग आएंगे, तो उनसे जब मैं पूछूंगा कि टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में, तो यकीनन बता देंगे कि टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। लेकिन अफसोस कि अब कोई मुलाकाती आता ही नहीं था। अब आगे देखिए कि पागल खाना में एक ऐसा पागल भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज़ बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, यानी टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में, तो वह जो पागल जो खुद को खुदा कहता था वह बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा कि वह ना तो पाकिस्तान में है और ना तो हिंदुस्तान में, क्योंकि मैंने अभी तक उसे हुक्म ही नहीं दिया है। तो बिशन सिंह जो खुद को खुदा कहता था उससे कई मरतबा बड़ी मिन्नतों समाजत से कहा कि वह हुक्म दे दे, यानी तू बता दे कि आखिर टोबा टेक सिंह कहाँ है, हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। तो वह जो खुद को खुदा कहता था उसने कहा कि मैं अभी बहुत मसरूफ़ हूँ क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे हुक्म देने हैं।
एक दिन गुस्सा होकर बिशन सिंह उस पर बरस पड़ा और कहा कि ऊपर दे गिड़बड़ दे एंग्स दे बेध्याना दे मंग दे दाल ऑफ दे वाहे गुरुजी दाखलसा एंड वाहे गुरुजू की फतह, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। और इसका शायद यह मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो ज़रूर मेरी बातें सुनते। अब आगे देखिए कि तबादले से कुछ दिन पहले टूबर टेक सिंह का एक मुसलमान दोस्त जो था वह मुलाकात के लिए आया, जो पहले कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका और कहा कि ये तुमसे मिलने आया है और ये तुम्हारा दोस्त फजले दीन है। बिशन सिंह ने फजले दीन को एक नज़र देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजले दीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी बहुत इत्मीनान से हिंदुस्तान चले गए थे और मुझसे जितनी मदद हो सकी थी मैंने की। और तुम्हारी बेटी रूप कौर, इतना कहते कहते फजलेद्दीन रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने के बाद बोला, बेटी रूप कौर? तो फजलेद्दीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ वह भी ठीक ठाक है और वह भी उन लोगों के साथ ही हिंदुस्तान चली गई थी। फिर बिशन सिंह खामोश रहा और फजलेद्दीन जो बिशन सिंह का दोस्त था वह कहने लगा कि देखो बिशन सिंह, तुम्हारी बेटी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी खबर खैरियत पूछता रहूं, लेकिन अब सुना हूं कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो, तो तुम भाई बलेर सिंह और भाई विधा सिंह से मेरा सलाम कहना और बहन अमृत कौर से भी। मैं फिर से बता दूं कि रूप कौर जो है ना वो बिशन सिंह की बेटी है, न कि बहन है। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं और गाइड में भी क्लियर लिखा रहता है कि रूप कौर जो है वो बिशन सिंह की बहन है, लेकिन आप किताब में क्लियर देख रहे होंगे कि यहाँ साफ साफ लिखा है कि रूप कौर जो है वो बिशन सिंह की बेटी है। बहरहाल फिर बिशन सिंह खामोश रहा और फजलेद्दीन जो बिशन सिंह का दोस्त था वह कहने लगा कि देखो बिशन सिंह, तुम्हारी बेटी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी खबर खैरियत पूछता रहूं, लेकिन अब सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो, तो तुम भाई बलेर सिंह और भाई विधावा सिंह से मेरा सलाम कहना और बहन अमृत कौर से भी। और भाई बलेर से कहना कि फजलेद्दीन राजी खुशी है और वह जो भूरी भैंस छोड़ गए थे उनमें से एक ने कट्टा दिया है और दूसरी ने कट्टी दी है, पर वह 6 दिन के होकर मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरविंडे लाया हूँ। अब देखिए कि आपके यहाँ कट्टा और कट्टी को क्या कहते हैं वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह गाय के बच्चे जो होते हैं तो जो मुज़क्कर होता है उसे बछड़ा कहते हैं और जो मुअन्नस होती है उसे बछड़ी कहते हैं, उसी तरह मेरे यहाँ तो भैंस के बच्चे को जो होते हैं मुज़क्कर उसे पाड़ा कहते हैं और जो मुअन्नस होती है उसे पाड़ी कहते हैं। तो टोबर टेक सिंह गाँव में लोग जो थे ना वो पाड़ा और पाड़ी को कट्टा और कट्टी कहा करते थे। बहरहाल बिशन सिंह ने मोरिंडो की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलेद्दीन से पूछा, टूबर टेक सिंह कहाँ है? फजलेद्दीन ने बड़ी हैरत से कहा कि कहाँ है, या वहीं है जहाँ था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में। फजलेद्दीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया, ऊपर दे गड़गड़ दी एंग्स दी बेध्याना दी मंगल दी दाद ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी दर्द फटे मुंह। अब यहाँ आप देखें कि तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्तें बन गई थी और तबादले का दिन भी तय हो चुका था। और उस वक्त सर्दी का मौसम था जब लाहौर के पागल खाने में हिंदू सिख पागलों से भरी लाड़ियाँ यानी गाड़ियाँ जो पुलिस की होती थी वह महाफिज दस्ते यानी पुलिस के साथ रवाना हुई। उसमें बहुत सारे अफसर भी थे। वाहगाह के बॉर्डर पर तरफैन के सुपरटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तदाई कार्रवाई ख़त्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया जो रात भर जारी रहा। यानी बॉर्डर पर दोनों मुल्कों के अफसर थे वह मिले और जो कागजी कार्रवाई होती थी वह कागजी कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद पागलों के इधर से उधर और उधर से इधर करना शुरू हो गया। लेकिन पागलों को गाड़ियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ी कठिन काम था, क्योंकि बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे और जो निकलने पर रजामंद होते भी थे तो उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इधर से उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते थे, वह फाड़ कर अपने तन यानी बदन से जुदा कर देते थे। कोई गालियाँ बक रहा है, कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं।
कान पर ये आवाज़ें सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोर गोगा अलग था और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे, यानी कुछ कहना मुश्किल था। पागलों की अक्सरियत उस तबादले के हक में नहीं थी, यानी पागल ये नहीं चाह रहे थे कि मैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाऊं, इसलिए उनकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें अपनी जगह से कहाँ उखाड़ फेंका जा रहा है। अब आगे देखें कि उस पागलों में कुछ ऐसे थे जो कुछ सोच सकते थे, तो वह पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मरतबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज़ मुसलमानों और सिखों को ये नारे सुनकर तैश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और वाहगा के उस पार जो बॉर्डर का अफसर था वह उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा टूबा टेक सिंह कहाँ है। यानी बिशन सिंह ने उस अफसर से पूछा कि टूबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में। तो वह अफसर जो नाम दर्ज कर रहा था वह हंसा, पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी मानदा साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, यानी उसे हिंदुस्तान के हवाले करने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टूबा टेक सिंह यहाँ है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ऊपर दी गड़गड़ दी एंग्स दी भेदयाना दी मंग दी दाल ऑफ दी टूबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो अब टूबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे फौरन वहाँ भेज दिया जाएगा, मगर वह ना माना। जब उसको ज़बरदस्ती दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की गई तो वह दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों में खड़ा हो गया जैसे अब उसे कोई ताकत वहां से नहीं हिला सकेगी। आदमी चूंकि बेज़रर यानी बहुत अच्छा आदमी था जो किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था, इसलिए उससे मजीद ज़बरदस्ती नहीं की गई, उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले साकतो सामत बिशन सिंह के हलक से एक फलक शिगाफ चीख निकली। साकतो सामत का मतलब होता है, साकत का मतलब होता है हरकत यानी बेहरकत खामोश, और सामत का मतलब भी होता है चुप और खामोश। तो यानी बिशन सिंह जो चुपचाप खामोश था वह सूरज निकलने से पहले बहुत तेज़ आवाज़ में एक चीख निकाली। जब चीख निकली तो इधर उधर जो अफसर मौजूद थे वो अब दौड़े आए और देखा कि वह आदमी जो 15 वर्षों तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा था औंधे मुँह लेटा है। उधर खारदारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में ज़मीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था टूबा टेक सिंह पड़ा था, यानी टूबा टेक सिंह की मौत उस जगह पर हुई जिसका कोई नाम नहीं था। तो ये रही वीडियो लंबी तो ज़रूर हो गई, चूँकि ये एक अफसाना था जिसे एंड तक पहुँचाना मेरा हक बनता था। तो चलिए वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।